बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप्स आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करें, आमीन सुम आमीन। चलते हैं अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसे कायदे आज़म इन उर्दू। तो स्टार्ट करते हैं। दुनिया में अजीम इंसान रोज़ रोज़ पैदा नहीं होते, बल्कि अजीम लोगों की पैदाइश के लिए तारीख़ को बरसों इंतज़ार करना पड़ता है। कानून फितरत है कि जब हर तरफ जुल्म के पहरे होते हैं तो लोग किसी निजात दहिंदा के लिए अपनी आंखों के दरवा किए होते हैं। तो ऐसे में रहमत इलाही जोश में आती है और एक ऐसा अजीम इंसान जन्म लेता है कि जिसमें तमाम तर कायदाना सलाहियतें बदरजा अतम मौजूद होती हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जनाबी नहीं अजीम इंसानों में से हैं। बकौल शायर हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। कायद आज़म मोहम्मद अली जनाबी इन्हीं अजीम इंसानों में से हैं। आपके वालिद पूंजा जना का असल वतन तो राजकोट था, मगर कारोबारी शगुफ कराची से लिया। इनका शुमार कराची के मतमूल ताजरों में होता है। पूंजा जना चमड़े की तिजारत करते थे। 25 दिसंबर 1876 को इनके यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम मोहम्मद अली रखा गया। किसी को इस वक्त मालूम ना था कि बच्चा एक दिन मुसलमानों का अजीम रहनुमा बनेगा, इनको ग़ुलामी के शिकंजे से निजात दिलाएगा। जब ये बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा हुआ तो मुसलमानाने बरेसगीर का सबसे बड़ा मोहसिन बना और इन्हें आज़ादी से हमकनार किया। मोहम्मद अली जना जब 7 बरस के हुए तो आपकी तालीम के लिए घर पर ही मौलम रखा गया, जो आपको मादरी ज़बान गुजराती में तालीम देता। 10 बरस की उम्र में आपको सिंध मदरसतुल इस्लाम में दाखिल करा दिया गया, जहाँ से आपने 1892 में मैट्रिक पास किया। आप बहुत मेहनत और दिल लगाकर पढ़ाई करते थे। आप बहुत ही कमगो थे, मगर आप में कायदाना सलाहियतें कूट कूट कर भरी थीं। कह रहा है शोरे दरिया से समंदर का सकूत, जिसका जितना ज़र्फ़ है इतना ही वो खामोश है। मैट्रिक पास करने के बाद आपके वालिद तो चाहते थे कि मोहम्मद अली जना इनके साथ मिलकर कारोबार करें, मगर पूंजा जना ने एक अंग्रेज़ दोस्त ने मशवरा दिया कि वो अपने बेटे को बैरिस्ट्री के लिए इंग्लिस्तान भेज दें। चनाचे कायद आज़म को 1893 में इंग्लिस्तान भेज दिया गया। जब आप इंग्लिस्तान के लिए रवाना हुए तो एक औरत जिसका ताल्लुक आप ही के ख़ानदान से था और रोने लगी, तो कायद आज़म ने फरमाया, तुम ना रो, मैं इंग्लिस्तान से बड़ा आदमी बनकर आऊँगा। इंग्लिस्तान में आपके लिए ये मसला था कि किस इदारे में दाखिला लिया जाए। आखिरकार मसला भी हल हो गया और आपने एक मशहूर दरसगाह लिंकन्स इन में दाखिला ले लिया और अपनी तालीम शुरू कर दी। चनाचे आपने दिन रात मेहनत की और आखिरकार आपकी मेहनत रंग लाई और आपने बैरिस्ट्री का इम्तिहान एजाज़ के साथ पास किया। आपको शुरू से सियासत से दिलचस्पी थी। आपने इंग्लिस्तान में पार्लियामेंट के इंतखाबात में नौरोजी को कामयाब कराया। पार्लियामेंट में जाकर अजीम सियासतदानों की तकारीर सुना करते थे। इन तमाम चीज़ों से आपकी शख्सियत उम्दा से उम्दातर होती रही। बकौल मीर तकी मीर मत सहल हमें जानो फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। कायद आज़म की शादी इंग्लिस्तान जाने से पहले ही कर दी गई। इंग्लिस्तान के क़याम के दौरान आपके घर के हालात बहुत ख़राब हो गए। आपके वालिद का कारोबार तबाह हो चुका था। आपकी वालदा और आपकी बीवी इस जहान फ़ानी से कूच कर चुकी थी। कायद आज़म 1896 में वापस आए। आपने कराची में प्रैक्टिस का आगाज़ किया। आपने पहला मुकदमा अपने वालिद का लड़ा, जो आपने अपनी बसीरत के बलबूते पर जीत लिया। कराची में आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा न चली, लिहाजा आप बम्बई चले गए। वहाँ आपका शुमार चोटी के वकीलों में होने लगा। आपने बम्बई में बतौर मैजिस्ट्रेट 6 माह फ़राइज़ अंजाम दिया। आपको एक सूबाई कानूनदान जो टोली ने 1500 रुपये माहवार पर बतौर जज काम करने की पेशकश की, मगर आपने वो पेशकश ये कहकर रद्द कर दी कि मैं जल्द ही इस काबिल हो जाऊंगा कि एक दिन में 1500 रुपये कमा सकूं। ये आपकी बढ़ना थी, बल्कि आपने ऐसा करके दिखाया। अब कायद आज़म ने बरसगीर की सियासत में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। 1885 में कांग्रेस कायम की, जो कि हिंदुओं और मुसलमानों की जमात होने का दावा करती थी। 1906 में आपने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। आप हिंदू और मुसलमानों को दो अलग अलग इक़वाम तस्वुर करते थे, मगर इसके बावजूद भी आपने इन दोनों के इत्तेहाद की कोशिशें की। आपने भरपूर कोशिश की कि हिंदू और मुसलमान आपस में दोस्ताना ताल्लुकात कायम करें, मगर कांग्रेस के मुतअस्सिबाना रवैये ने यह ना होने दिया। इसलिए आप कांग्रेस से मुतनफ़र हो गए। 1905 में बंगाल की तकसीम का ऐलान हुआ। इससे मुसलमानों को फ़ायदा हुआ। हिंदू और कांग्रेस के बाद बिल्कुल पसंद ना थी। उन्होंने पूरे बरसगीर में फसादात फैला दिए। इन फसादात के पेश नज़र बरतानिया ने 1911 में इस तकसीम को ख़त्म कर दिया। इस वाक़े से कायद आज़म को कांग्रेस की असलियत का इल्म हुआ। 1906 में मुसलमानों के वाहिद नुमाइंदा जमात का क़याम हुआ, जिसका नाम ऑल इंडिया मुस्लिम
لیگ تھا۔ علامہ اقبال اور مولانا محمد علی جوہر کے اصرار پر قائد اعظم نے 1913 میں مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی۔ اس طرح آپ بیک وقت مسلم لیگ اور کانگریس کے رکن تھے۔ اس طرح ہندو مسلم اتحاد کی کوشش کرنا مزید آسان ہو گیا۔ اس سلسلے کی کڑی میثاق لکھنؤ ہے جو کہ 1916 میں ہوا۔ اس معاہدے میں ہندوؤں نے پہلی مرتبہ مسلمانوں کو الگ قوم تصور کیا۔ ان تمام خدمات کی وجہ سے آپ کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر کہا جانے لگا۔ آپ کی عظمت کا اعتراف ہندو بھی کرتے تھے۔ اس کا یہ ثبوت ہے کہ ہندوؤں نے بمبئی میں جناح ہال تعمیر کرا دیا۔ دنیا کی تاریخ کے لب پر تیری سیاحت کے چرچے ہیں، تیرے تدبر کی باتیں تیری فراست کے چرچے ہیں، تیری صداقت کا شور ہے، تیری ذہانت کے چرچے ہیں، اپنوں بیگانوں میں تیری دانش و حکمت کے چرچے ہیں۔ 1928 میں نہرو رپورٹ پیش کی گئی۔ اس رپورٹ نے ہندوؤں کی اصلیت کو ظاہر کر دیا۔ اس نے میثاق لکھنؤ کی دھجیاں اڑا دیں۔ مسلمانوں کے سامنے ہندوؤں کا متعصبانہ رویہ عیاں ہو گیا اور مسلمان اب یہ جان چکے تھے کہ ان کی منزل اب الگ ہے۔ ان کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ ان کو اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کرنا ہوگی۔ اس طرح مسلمانان برصغیر میں آزادی کی ایک نئی لہر دوڑ گئی۔ قائد اعظم 1910 میں ہی کانگریس چھوڑ چکے تھے جب نہرو رپورٹ پیش کی گئی، تو آپ اس وقت انگلستان میں تھے۔ آپ فوراً واپس آئے، برصغیر میں کئی جگہ جلسے منعقد کروائے۔ آپ نے 1929 میں اپنی 14 نکات پیش کیے۔ ان نکات میں آپ نے برصغیر میں مختلف اصلاحات لانے اور مسلمانوں کے حقوق بازیاب کروانے کی کوشش کی۔ آپ نے سندھ کو بمبئی سے علیحدہ کرنے کی تجویز پیش کی اور اس کے علاوہ آپ نے بہت سی اصلاحات پیش کیں۔ آپ کے 14 نکات نے برصغیر کے دستوری ڈھانچہ مہیا کیا۔ آپ نے مسلمانوں کی آزادی کی تحریک کا بیڑا اٹھایا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ہاف ایسے شیئر کر دیا۔ ہاف انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔